हेलो एवरीवन, मेरा नाम चंद्र प्रकाश जोशी है। एग्जाम भी में आपका बहुत स्वागत है। इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ वित्तीय समावेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में, क्योंकि मैंने फाइनेंशियल इंक्लूजन पे काम किया है। जब मैं आरबीआई में था तो उसमें जो डिपार्टमेंट ऑफ रूरल प्लानिंग एंड क्रेडिट बोलते थे, अब उसको बोलते हैं डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड डेवलपमेंट। वहाँ पे मैंने काम किया है। और उसके बाद जब मैं यस बैंक में था तभी भी मैंने फाइनेंशियल इंक्लूजन पे काम किया यस बैंक की ओर से। उसमें हम माइक्रो फाइनेंस पे ज़्यादा काम करते थे। बैंक का जो अकाउंट ओपनिंग का काम था, जो फाइनेंशियल इंक्लूजन का एजेंडा था, वो हम लोग बना रहे थे। इस वीडियो में मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप बेसिक से लेकर एग्जाम फोकस्ड क्वेश्चंस पे बात कर पाएंगे, जिससे कि आप इस टॉपिक को उस नजरिए से समझ पाएं कि कैसे आप अपना एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। अदरवाइज मैं फाइनेंशियल इंक्लूजन पे बहुत देर तक बात कर सकता हूँ, लेकिन मैं उस वीडियो को इस फोकस के साथ बना रहा हूँ। ये फोटो देखिए, इसमें समझने की कोशिश कीजिए कि ये क्या हो रहा है। शायद आपने ऐसी फोटो देखी हो जहाँ गांव की महिलाएं समूह बना के वित्तीय सुविधाओं का, आप ध्यान से देखिए यहाँ पर जो सामने ये ट्रे रखी हुई है, इसमें शायद आपको नोट्स भी दिख रहे होंगे। और इस तरीके के जो समूह हैं, गरीब महिलाओं के समूह हैं, इन्होंने किस तरीके से वुमेन एम्पावरमेंट में मदद की है और देश में वित्तीय समावेशन में इसमें मदद हुई है। यहाँ पर एक बहुत रेलिवेंट तलिस्मा गांधी जी का आपने शायद पढ़ा हो एनसीईआरटी की बुक में, कि आपको अगर कभी भी कोई डाउट हो तो उस सिचुएशन में आप उस व्यक्ति का चेहरा याद कीजिए जो सबसे गरीब, सबसे कमजोर व्यक्ति अपने अपनी लाइफ में देखा है, और फिर जो भी आप काम करने जा रहे हैं वो उस व्यक्ति को अपनी लाइफ अच्छे तरीके से जीने में कैसे मदद कर सकता है, वो सोचिए और आपके डाउट दूर हो जाएंगे। अगर हम बैंकिंग सुविधाओं की बात करते हैं, सर्वोदया थ्रू अंत्योदया, गांधीयन फिलोसॉफी, तो बैंकिंग सुविधाओं की जब हम बात करते हैं तो फाइनेंशियल इंक्लूजन वेलफेयर ऑफ ऑल थ्रू द अपलिफ्टमेंट ऑफ द वीकेस्ट है। मैं आपको अगर एक नाम बोलूं, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस का, ये बैंकिंग के क्षेत्र में अकेला ऐसा नाम है जिनको नोबेल प्राइज मिला। बहुत सारे बैंकर्स हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हैं, जिन्होंने शायद बिलियंस के ट्रांजैक्शन किए होंगे, लेकिन अगर बैंकिंग के क्षेत्र में, फाइनेंस के क्षेत्र में गरीबों के लिए कुछ काम हुआ तो प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, जिन्होंने बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना की और लोगों तक फाइनेंशियल सर्विसेज को पहुंचाया, गरीब महिलाओं तक। हम समझते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन की जरूरत क्यों है, क्योंकि पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, माइग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट इशू हैं और फाइनेंशियल सर्विसेज लोगों के विकास में मदद करता है। तो पहले हमें इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेना है कि अगर लोगों के पास फाइनेंशियल एक्सेस होती है तो उनका डेवलपमेंट होता है, उनका विकास होता है। जैसे कि डे टू डे ट्रांजैक्शन करने हैं, आज आप छोटे मोटे ट्रांजैक्शन देखते होंगे, सब्जी वाले के पास भी आप 20-30 रुपए का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं पेटीएम या भारत पे या फोन पे। इट्स सेफगार्ड सेविंग, जो आपकी बचत होती है, छोटे छोटे अमाउंट की बचत कर सकते हैं अगर आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए हैं। कैश फ्लो के स्पाइक्स को हेल्प करता है। अगर कभी आपके पास कैश कम है तो आप बोरो कर सकते हैं, कभी आपके पास ज़्यादा है तो उसको सेव कर सकते हैं, उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता है। स्मॉल बिजनेसेस को, माइक्रो एंटरप्राइजेस को फाइनेंस मिलता है। जैसे मैंने माइक्रो फाइनेंस की बात की, उसमें 15-20 हज़ार से लेकर 2 लाख तक के लोन लोग लेते हैं छोटे छोटे बिजनेसेस करने के लिए। छोटे छोटे एक्सपेंसेस के लिए, बच्चों की स्कूल फी के लिए लोगों को हेल्प मिलती है। कुछ जो मिटिगेट करने होते हैं शॉक्स, कभी क्रॉप फेलियर हो गया, कभी बिजनेस में लॉस हो गया, अगर आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जुड़े हो तो फाइनेंशियल इंक्लूजन वहाँ मदद करता है। और ये केवल लोगों की मदद के लिए ही नहीं है, ये इकोनॉमीज को बिल्ड करने में मदद करता है। ये पॉइंट्स मैंने लिए हैं सी गैप, वर्ल्ड बैंक इंस्टीट्यूशन है वहाँ से। तो आप ये मत सोचिए कि गरीबों को इसमें कुछ दान दिया जा रहा है, वो एजेंडा नहीं है। फाइनेंशियल इंक्लूजन का एजेंडा है लोगों को फॉर्मल फाइनेंशियल सर्विसेज की ओर जोड़ना। फॉर्मल फाइनेंशियल सर्विसेज रिलेटेड टू डिपॉजिट, पेमेंट, लोन, इंश्योरेंस, ये इम्पोर्टेंट हैं और इम्पोर्टेंट है कि वो एक्टिवली इनको यूज भी करें। फाइनेंशियल इंक्लूजन की जो डेफिनेशन है, प्रोसेस ऑफ ensuring access to appropriate financial product and services needed by all sections of the society in general and vulnerable group such as weaker sections and low income group in particular। सभी के लिए होना चाहिए, लेकिन स्पेशली जो वीकर ग्रुप है उनको प्रोडक्ट और सर्विसेज, अप्रोप्रिएट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज देना है।
और चक्रवर्ती कमेटी ने इसमें ऐड किया कि अफोर्डेबल कॉस्ट पे देना है, फेयर और ट्रांसपेरेंट मैनर में, ये नहीं कि एक्सेसिव चार्ज लगाए जा रहे हैं उनको। तो इनके ऑब्जेक्टिव क्या है? इंक्लूसिवनेस है, एक्विटी है, जो पॉवर्टी एलिवेशन के एजेंडा से ऊपर है, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, वुमेन, फार्मर्स, स्मॉल एंटरप्राइज। फाइनेंशियल इंक्लूजन की शुरुआत कहाँ से हुई? ग्लोबल लेवल पे सबसे पहले कोफी अन्नान, जो यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल थे, उन्होंने 2003 में ये वर्ड यूज किया फाइनेंशियल इंक्लूजन, और एजेंडा वही था कि लोगों को फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी कि लोगों को फॉर्मल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जोड़ के सेविंग, क्रेडिट, इंश्योरेंस प्रोवाइड करके गरीबी को दूर किया जाए, इकोनॉमिक्स को स्ट्रांग बनाया जाए। और इंडिया में पहले व्यक्ति थे डॉक्टर YV रेड्डी, गवर्नर RBI, जिन्होंने 2005 के जो पॉलिसी अनाउंसमेंट था, एनुअल पॉलिसी RBI की जो आती है मॉनेटरी पॉलिसी, उस अनाउंसमेंट में फाइनेंशियल इंक्लूजन का जिक्र किया था। इनफैक्ट उस समय ये बहुत बड़ी बात थी जब ये बोला गया कि बिना पैसे के जीरो बैलेंस पे आप बैंक अकाउंट खोल सकेंगे। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो हम पहले भी एक डेफिनेशन देख चुके हैं। डॉक्टर रघुराम राजन कमेटी जो है उन्होंने डिफाइन किया, refers to universal access to wide range of financial services at a reasonable cost, not only banking product but also other financial services such as insurance and equity product। तो उसमें इंश्योरेंस भी है या कोई और इक्विटी रिलेटेड प्रोडक्ट भी है। इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट क्या है फाइनेंशियल इंक्लूजन में? केवल देखिए, ये मैं आपको इसलिए रिपीट कर रहा हूँ, केवल बैंक अकाउंट खोलना फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं है। बैंक अकाउंट खोल के आप डिपॉजिट कर सकते हो, सेविंग प्रोडक्ट है, और आप लोन ले सकते हैं। तो क्रेडिट, माइक्रो फाइनेंस की जब मैं बात कर रहा था उसमें आप लोन ले सकते हैं, तो क्रेडिट एक इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट है। और रेमिटेंस, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, आप चाहे सर्विस ले रहे हैं, कोई उसको पेमेंट कर रहे हैं टैक्सी में बैठ के, या लेबर से शहरों में काम कर रहे हैं, गांव में अपना पैसा भेज रहे हैं। एक जमाने में मनी ऑर्डर करते थे, आज जो है वो मोबाइल से पैसा जा रहा है। रेमिटेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट। और इंश्योरेंस प्रोडक्ट जैसे कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, करोड़ों लोगों को छोटे छोटे इंश्योरेंस अमाउंट का फायदा हो रहा है, जो उनके लिए बहुत बड़ी सुविधा है। नेशनल पेंशन स्कीम, पेंशन प्रोडक्ट भी है इसमें। और प्रधानमंत्री जन धन योजना फाइनेंशियल इंक्लूजन में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल प्रोडक्ट है। आज की डेट में इसमें 45 करोड़ अकाउंट खुल गए हैं। ये देखिए, लेटेस्ट डेटा मैंने लिया है वेबसाइट से। और इन 45 करोड़ अकाउंट में ऐसा नहीं कि केवल अकाउंट खुल गए हैं, 1,66,000 करोड़ रुपए का बैलेंस भी है। 1.26 लाख बैंक मित्रा, ये जो बैंकिंग सर्विसेज हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन में दे रहे हैं। अगर एक ट्राइपॉड बना रहे हैं हम फाइनेंशियल इंक्लूजन का, तो इसमें क्या क्या चीजें आती हैं? फाइनेंशियल इंक्लूजन जो मैंने आपको बताया अभी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आती है और फाइनेंशियल लिटरेसी आती है। दीज आर द 3 मेजर एस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन की एक्सेस टू फाइनेंशियल मार्केट, क्रेडिट मार्केट एंड लर्न फाइनेंशियल मैटर। तो जैसे आज आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे लोग जो है ट्रेडिंग के अकाउंट खोल रहे हैं। तो एक्सेस टू मार्केट तो हो गई, क्योंकि मोबाइल में बैठ के आप ट्रेड कर सकते हैं, आप सिक्योरिटीज खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। मैं इक्विटी की बात कर रहा हूँ, शेयर्स की बात कर रहा हूँ। लेकिन वहां पे लैकिंग क्या है? बहुत ज्यादा लोगों को मैं देखता हूँ फाइनेंशियल लिटरेसी। उनको पता नहीं है कि ये शेयर क्या होता है। बहुत लोगों का नुकसान भी होता है उसमें, उन्हें पता ही नहीं है। तो फाइनेंशियल लिटरेसी भी इसका बहुत बड़ा एजेंडा है। और आरबीआई की अगर कैंपेन सुन रहे होंगे हम, आरबीआई कहता है, आरबीआई लोगों को अवेयरनेस जगा रहा है वहां पे। एग्जाम परस्पेक्टिव से बात करेंगे, इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट क्या हुए फाइनेंशियल इंक्लूजन में। ब्रांच नेटवर्क, पहले आरबीआई ने बैंकों को बोला कि रूरल एरिया में आप अपनी ब्रांच खोलिए। तो जो ब्रांच ऑथराइजेशन पॉलिसी थी आरबीआई की, उसमें रेशियो होता था कि अगर आपको शहर में 2 ब्रांच खोलनी है तो आपको रूरल में भी एक ब्रांच खोलनी है। वो रेशियो बदलता रहा, इसलिए मैं डिटेलिंग पे नहीं जा रहा हूँ और आपसे एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा। लेकिन गांव में, टियर 2 में, छोटे शहरों में आरबीआई ने बैंकों को बोला कि आप ब्रांच खोलो। इस तरीके से ब्रांच नेटवर्क बढ़ाया गया। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, पीएसएल, तो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग टारगेट्स लगा के कि किसानों को, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को लोन देना है, एग्रीकल्चर में लोन देना है, एजुकेशन के लिए लोन देना है, इस तरीके के टारगेट हेल्प करते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन में। फिर नाम आता है लीड बैंक स्कीम। लीड बैंक स्कीम में क्या होता है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक लीड बैंक होता है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि बैंक की जो सुविधाएं हैं उस डिस्ट्रिक्ट में, और जो बैंक के माध्यम से सरकार की बहुत सारी स्कीम चल रही हैं, चाहे वो लोन से रिलेटेड हो, बहुत प्रकार के लोन मिलते हैं छोटे छोटे उद्यम करने के लिए,
या वो और कोई सुविधाएं हों उनको पहुंचाया जा सके। तो लीड बैंक जो होता है उस डिस्ट्रिक्ट का, सपोज अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में लीड बैंक है माना बैंक ऑफ बड़ौदा, तो वो पूरे डिस्ट्रिक्ट का ही डेटा कंसोलिडेट करता है और वो मीटिंग उसकी होती है रिव्यू करने के लिए। वो मीटिंग को डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर चेयर करते हैं, उसमें आरबीआई के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, नबार्ड के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, सारे बैंक वाले लोग आते हैं। तो एजेंडा यह है कि बैंकिंग से डिस्ट्रिक्ट का डेवलपमेंट करना। और फिर वो स्टेट लेवल पर वो मीटिंग होती है, उसको SLBC बोलते हैं, स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी। वो डेटा डिस्ट्रिक्ट से स्टेट लेवल पर आता है। SHG और JLG बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह और JLG। तो आरबीआई ने क्या किया, SHG को बैंक अकाउंट खोलने का परमिशन दिया, यानी कि बिना कोई रजिस्ट्रेशन के अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया हुआ है वो बैंक अकाउंट खोल सकता है। जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप को लोन देने में माइक्रो फाइनेंस कंपनीज ने यूज किया और SHG को भी किया। SHG बैंक लिंकेज बहुत बड़ा प्रोग्राम था, नबार्ड द्वारा इनिशिएट किया गया था, जिससे करोड़ों महिलाओं को बैंकिंग सेक्टर से जुड़ने का मौका मिला। फिर एक इम्पोर्टेंट चीज आई, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट मॉडल। तो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, क्योंकि हर गांव में बैंक अपनी ब्रांच नहीं खोल सकता है, तो इसलिए बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट यानी कि वो किसी को अपना एजेंट अपॉइंट कर सकते हैं, चाहे वो कोई NGO हो, वो पोस्ट ऑफिस हो, वो रिटायर्ड टीचर्स हों, तो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट उनके बिहाफ पे काम कर सकता है। एक और वर्ड है यहाँ पे, जैम ट्रिनिटी। जैम स्टैंड्स फॉर जनधन, आधार एंड मोबाइल, स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड पेमेंट बैंक। इनका बहुत बड़ा रोल रहा है वित्तीय समावेशन में, क्योंकि स्मॉल फाइनेंस बैंक ने गांव-गांव में जाके ब्रांच नेटवर्क खोला और पेमेंट बैंक की वजह से टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन जो हुए उनकी वजह से आज रेमिटेंसेस बहुत आसान हो गए हैं, फंड ट्रांसफर्स बहुत आसान हो गए हैं और कॉस्ट भी जो हो गई है कस्टमर को सर्व करने की वो भी गिरी है। उसके अलावा पेमेंट सिस्टम UPI और IMPS का असर तो हम देख ही रहे हैं कि हम मोबाइल में बैठ के पैसा कहीं भी ट्रांसफर कर सकते हैं बहुत आसानी से। नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, तो ये 2019 से लेकर 2024 5 साल के लिए नेशनल स्ट्रेटजी बनाई गई है, जिसमें एजेंडा फाइनेंशियल इंक्लूजन का वही है कि यूनिवर्सल एक्सेस टू द फाइनेंशियल सर्विस, प्रोवाइडिंग बुके ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। केवल सेविंग या बैंक अकाउंट खोलने से काम नहीं चलेगा। एक्सेस टू लाइवलीहुड एंड स्किल डेवलपमेंट, लोगों को सिखाया भी जाए, पैसे के साथ साथ उन्हें स्किल भी डेवलप की जाए और फाइनेंशियल लिटरेसी भी उनको दी जाए, फाइनेंशियल एजुकेशन उनको देनी है। कस्टमर प्रोटेक्शन और ग्रीवियंस का भी ध्यान रखना है कि जो भी कंप्लेंट उनको एड्रेस किया जाए और इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन सभी संस्थाओं का, जिससे कि हम फाइनेंशियल इंक्लूजन के एजेंडा को सर्व कर पाएं। फाइनेंशियल इंक्लूजन को कैसे मेजर किया जाए, तो 3 की डायमेंशंस हैं। एक्सेस यानी कि किसी भी व्यक्ति को गांव में, छोटी जगहों में, लोअर इनकम ग्रुप में कितनी उन्हें फिजिकल एक्सेस है या डिजिटल एक्सेस है और कितना उनका यूजेज है। अब कई बार क्या होता है कि आपने बैंक अकाउंट खोल दिया, शुरुआत में बहुत हो रहा था, बैंक अकाउंट खोल दिया, लेकिन एक बार खोलने के बाद कस्टमर दोबारा आया नहीं। तो यूजेज बहुत जरूरी है कि भाई वो रेगुलर ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, उसमें जमा कर रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं। इंश्योरेंस अगर एक बार आपने सरकार ने टारगेट पूरे करने के लिए करा है तो उसको रिन्यूअल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जब उनको वो जरूरत पड़ती है कोई इंश्योरेंस की, तो क्या वो उसका फायदा उठा रहे हैं। हॉस्पिटलाइज अगर हो रहे हैं, हेल्थ इंश्योरेंस लिया है, तो क्या उनको बेनिफिट मिल पा रहा है उसका। रेमिटेंसेस कितनी कर रहे हैं, तो यूजेस इज इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। थर्ड इज क्वालिटी, फाइनेंशियल लिटरेसी क्या है, उनका शोषण तो नहीं हो रहा है। ग्रीवियंस रिड्रेसल, उनको प्रॉब्लम है तो वो कहाँ जाएंगे। इसको नापने के लिए फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स बनाया गया है। तो ये एक इंडेक्स है जो कॉन्सेप्टलाइज किया गया है, कॉम्प्रिहेंसिव इंडेक्स फॉर इनकॉर्पोरेटिंग द डिटेल ऑफ बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, पोस्टल, पेंशन सेक्टर। तो ये सारी चीज़ों को मिलके बताता है कि जो FI इंडेक्स है, इसके 3 पैरामीटर हैं जो मैंने अभी आपको बताए थे, एक्सेस, यूजेस और क्वालिटी। इनके बेसिस पे ये इंडेक्स आपको बताएगा कि अभी फाइनेंशियल इंक्लूजन में कितनी प्रोग्रेस हुई है। एक बेस ईयर सेट कर लिया, उसके ऊपर हमारा कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है, और हर साल जो है जुलाई में ये इंडेक्स का डेटा पब्लिश होगा। फाइनेंशियल इंक्लूजन फंड बनाया गया। फाइनेंशियल इंक्लूजन 2 फंड है इसमें, फाइनेंशियल इंक्लूजन फंड एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन टेक्नोलॉजी फंड। तो जो RBI के पुराने गवर्नर हैं डॉक्टर C रंगराजन, उनकी चेयरमैनशिप में जो कमेटी थी फाइनेंशियल इंक्लूजन पर, उन्होंने ये रिकमेंड किया
अब ये 2 फंड को मिला के बाद में 2015 में एक ही फंड बना दिया, फाइनेंशियल इंक्लूजन फंड, टू सपोर्ट द डेवलपमेंट एंड प्रमोशनल एक्टिविटीज इंक्लूडिंग FI स्ट्रक्चर इन द कंट्री। तो यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी, जिसमें रोल आ जाता है फिनटेक का। क्योंकि फिनटेक में आज आप देख रहे होंगे कि एवरी डे देर आर समथिंग न्यू कमिंग अप इन द मार्केट। वो ब्लॉकचेन है, P2P है, क्राउड फंडिंग है, मोबाइल मनी है, क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंसेस के भी नए नए तरीके निकल के आ रहे हैं, और डिजिटल KYC होना है जिसमें आपका प्रोसेस बहुत इजी हो जाता है, बायोमेट्रिक हैं, भीम UPI। तो ये लो कॉस्ट कर रहे हैं और टाइम भी बचा रहे हैं। तो यहाँ जो ये फिनटेक इनोवेशन है, ये बहुत इनेबलर हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए। फिनटेक जैसे कि नाम में पता लगता है, फाइनेंस प्लस टेक्नोलॉजी। तो फिनटेक का मतलब क्या है? कुछ भी रिलेटेड टू यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन फाइनेंस, जैसे कि SBI योनो ऑनलाइन बैंकिंग के लिए, मोबाइल पेमेंट के लिए आपके पास गूगल पे है, भीम है, पेटीएम है, फिर उसके बाद पेमेंट एग्रीगेटर्स हैं, फोन पे, पॉलिसी बाजार, डिजिटल लेंडर्स हैं, लेंडिंग कार्ड, न्यू ग्रोथ, बहुत सारे और हैं। सम एग्जांपल्स आई हैव रिटन। क्राउड फंडिंग होती है, क्रिप्टो करेंसी होती है, स्टॉक ब्रोकिंग जैसे जीरोधा में अकाउंट खोलते हैं और लोग स्टॉक में ट्रेड करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। ये सारी ही चीज़ें फिनटेक हैं, क्योंकि ये टेक कंपनीज हैं। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एक्सेस टू फाइनेंस इजी होती जा रही है। बेनिफिट्स फाइनेंशियल इंक्लूजन के आई थिंक अब तक तो आप समझ गए होंगे, फिर भी इस टाइप के पॉइंटर्स आपको यूजफुल हो सकते हैं आपका डिस्क्रिप्टिव एग्जाम लिखने में। फास्टर एंड मोर सिक्योर मनी ट्रांसफर, फास्ट भी और सिक्योर भी है। पहले लोग शहर में नौकरी कर रहे थे, कोई गांव से आए हैं माना समस्तीपुर से, वहां भिजाने के लिए कैश भिजवाते थे अपने दोस्त से, भाई मेरे गांव में मेरे घर दे देना। अपनी 6 महीने की कमाई, 4 महीने की कमाई रास्ते में किसी ने लूट ली या उसके दोस्त ने धोखा दे दिया, आज वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। छोटे छोटे पेमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, और इनोवेशन का, एंटरप्रेन्योरशिप का एक कल्चर बना है। NBFCs बड़ी हैं इस बीच, टेक इनेबल्ड प्लेयर बड़े हैं, टेक इनेबल्ड क्रेडिट असेसमेंट भी बड़ा है। क्योंकि आज की डेट में आपका जो क्रेडिट स्कोर है, आप जानते होंगे सिबिल से आपका क्रेडिट स्कोर निकाला जाता है, तो आपकी जो क्रेडिट हिस्ट्री है वो बिल्ड हो रही है, क्योंकि सारा चीज़ डेटा जा रहा है सिस्टम में। आपका रिपेमेंट बिहेवियर, कंप्यूटर उसका पूरा हिसाब रख रहा है, और आप किसी भी जगह ट्रांजेक्शन करते हो, चाहे कोई NBFC में, चाहे कोई बैंक में, तो जो क्रेडिट रेटिंग कंपनीज हैं, जो ये क्रेडिट ब्यूरो हैं, इनके पास वो डेटा जाता है, तो वो आपका पूरा क्रेडिट स्कोर निकाल के रखते हैं। कस्टमर एक्सपीरियंस कितना इम्प्रूव हो गया, आज लोन अप्रूवल कितना फास्ट हो गया है और डिसबर्समेंट भी फास्ट हो गया है, तो स्पीड भी बढ़ गई है। KYC डॉक्यूमेंटेशन काफ़ी इजी हो गया है, फ्रॉड कम हो गए KYC के। पहले जब वो फिजिकल कॉपी में होते थे तो ज़्यादा होते थे। प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बहुत स्ट्रीमलाइन हो गई हैं, इवन लो इनकम ग्रुप के बोरोवर्स के लिए, लो इनकम ग्रुप के डिपॉजिटर्स के लिए भी। पहले बहुत छोटे अमाउंट के व्यापारी को या बहुत छोटे अमाउंट के कारोबारी को बैंक वाले एंटरटेन नहीं करते थे, क्योंकि उनको कस्टमर सर्विस की कॉस्ट इतनी ज़्यादा थी कि वो उतने छोटे डिपॉजिट का या उतने छोटे लोन का क्या करेंगे। लेकिन आज क्योंकि टेक्नोलॉजी के चलते कॉस्ट कम हो गई है, तो वो एक अच्छा बैंकिंग बिजनेस बन गया है। ओवरऑल वेल्थ मैनेजमेंट के ऑप्शंस बढ़ गए हैं। वेल्थ मैनेजमेंट में क्या होता है कि जो सपोज आपके पास पैसा है, अब आप सोच रहे हैं कि इसको मैं कितना शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करूं, कितना मैं गोल्ड में इन्वेस्ट करूं, कितना मैं प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करूं, तो वेल्थ मैनेजर आपको उसमें गाइड करता है कैसे आप अपनी वेल्थ को बेटर मैनेज कर सकते हैं। रिड्यूस्ड कॉम्प्लेक्सिटी एंड एम्बिग्यूटी ऑफ द इंश्योरेंस। पहले इंश्योरेंस प्रोडक्ट बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते थे, आम आदमी को समझ में नहीं आते थे, लेकिन कुछ रेगुलेटरी अप्रोच से IRDAI ने भी बार बार बोला इंश्योरेंस कंपनी को कि आपको डिटेल में समझाने ये प्रोडक्ट, कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट नहीं डालने हैं मार्केट में। और उनका जो इंश्योरेंस क्लेम है उसको भी चेक किया जाता है कि भाई जब क्लेम आता है तो आप कितने रिजेक्शंस करते हो, अननेसेसरी रिजेक्शंस नहीं होने चाहिए। इस तरीके से फाइनेंशियल इंक्लूजन ने लोगों को फायदा पहुंचाया। अब मैंने शुरुआत में पूछा था ये ग्रुप क्या है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया आपको कि ये एक्चुअली जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप है, JLG ग्रुप में क्या होता है कि महिलाएं एक कतार में ऐसे बैठी होती हैं। ये होता है, ये JLG के अंदर एक ग्रुप के अंदर ये छोटे छोटे ग्रुप हैं 5-5 लोगों के। आप देख सकते हैं कि महिलाएं ऐसे कतार में बैठी हुई हैं, क्योंकि इनकी जो ग्रुप लीडर है
ये इन 5 महिलाओं का पैसा जो आगे बैठी है, मान लो वो ग्रुप लीडर हैं, ये पीछे जो महिलाएं 5-4 बैठी हैं उनसे वो पैसा कलेक्ट करती हैं। और यहाँ पर जो ये कोई माइक्रो फाइनेंस कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव है या बैंक का रिप्रेजेंटेटिव भी हो सकता है जो डायरेक्टली माइक्रो फाइनेंस लोन करते हैं, तो ये पैसा कलेक्ट करते हैं। अब ग्रुप बनने का फायदा क्या होता है, सपोज हर लेडी का जो EMI था, या इसमें फोर्टनाइटली मीटिंग ज़्यादा होती है, किस्त जो थी माना 200 रुपये की थी, तो वो 200 रुपये की किस्त लेके बैठेगी। यहाँ पे इनके पास 1000 रुपया होगा, और अगर ऐसे 6 ग्रुप हैं यहाँ पे या 7 ग्रुप हैं तो वो 7000 रुपया लेके इनको देंगे, ये काउंट करेंगे। और जो भी डिस्कशन होगा दूसरा मीटिंग में करते हैं, क्योंकि बहुत सारे और डिस्कशंस भी होते हैं, कैसे क्रेडिट डिसिप्लिन रखना है, किसी का लेट है तो उसका क्या फी लग रहा है, तो एफिशिएंसी बढ़ जाती है। क्योंकि अगर ये ऑफिशियल जो है NBFC का या बैंक का, अगर उसको 200 रुपये सबसे कलेक्ट करने होंगे तो कितना टाइम लगेगा, शायद पूरा दिन लग जाए। लेकिन 15 मिनट की मीटिंग में, 20 मिनट की मीटिंग में इस तरीके से एफिशिएंटली हो पाता है। और ये जो राउंड में सर्किल में बैठा है, ये है सेल्फ हेल्प ग्रुप। ये डिफरेंस है इनमें दोनों में। सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह, पहले ये शुरू हुए थे, और जो मैंने डॉक्टर मोहम्मद यूनुस का आपको शुरुआत में दिखाया, उनसे लर्निंग लेते हुए, बांग्लादेश के मॉडल को लर्न करते हुए नाबार्ड ने इंडिया में SHG बैंक लिंकेज प्रोग्राम शुरू किया 1992 में। तो उसमें नाबार्ड ने बोला कि हम स्वयं सहायता समूह बनाने के लिए प्रमोट करेंगे, और उनने बहुत सारे NGOs को SHPI बनाया, सेल्फ हेल्प प्रमोटिंग इंस्टीट्यूशन। याद कर लीजिए आप, कई बार SHPI का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। SHPI बनाया और NGOs ने एक ग्रुप बनाए। जब इन ग्रुप की कुछ टाइम तक डिपॉजिट हो गया, इनको आदत हो गई कि हाँ अब हम, मेरा अंदर थोड़ा डिसिप्लिन आया है, तो ये ग्रुप ने बैंक अकाउंट खोल लिए। कोई ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है कि पहले उन्हें डिपॉजिट करना ही करना है, लेकिन ये एक हैबिट थी प्रैक्टिस की, कि उन्हें एक हैबिट बन जाएगी, वो डिपॉजिट करेंगे तो उसके बाद वो बैंक में खाता खोलेंगे, ग्रुप के नाम का एक खाता, और उस खाते में पैसा जमा करेंगे। फिर उन्हें ग्रुप से, बैंक से उसके लिए लोन भी मिलेगा। शुरुआत में वो लोन डिपॉजिट के हिसाब से मिलता था, से 5 टाइम्स ऑफ डिपॉजिट। अगर 10,000 रुपये का डिपॉजिट किया है तो अगर 5 गुना लोन मिल रहा है तो 50,000 का डिपॉजिट होगा। लेकिन अभी वो ऐसा लिंकेज नहीं है। JLG के केस में कोई डिपॉजिट नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे उनका मोस्टली बैंक खाता नहीं होता है। बैंक खाता अलाउड है बट मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि माइक्रो फाइनेंस कंपनी JLG मॉडल को बहुत फॉलो करती हैं और वो बैंक नहीं है, तो वो बचत खाता नहीं खोल सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में आपने फाइनेंशियल इंक्लूजन से संबंधित इंपॉर्टेंट चीजें समझ ली हैं। आपके फिर भी कोई प्रश्न है तो आप कमेंट पे लिखिए। एग्जाम भी अकेला ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको बेस्ट क्वालिटी मॉक टेस्ट कंप्लीटली फ्री मिलते हैं। यूज दिस अपॉर्चुनिटी। कोई भी आपको प्रश्न हो आप हमको रीच आउट कर सकते हैं 9205524028 पे। बेस्ट विशेस फॉर योर प्रिपरेशन।